फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के एक ही वीडियो के अंदर सभी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के फॉर्मूला बेस। तो आज मैं आपके सामने सभी फार्मूला को लेकर आया हूँ जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे करेंगे नंबर्स का क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रियल नंबर तो दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। जिन नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। और अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो उसका मतलब है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करते समय उसको इमेजिनरी नंबर के साथ डिनोट किया जाता है, यानी आइटा के साथ उसको डिनोट करते हैं। और जब ये दोनों नंबर मिल जाते हैं तो एक कम्प्लेक्स नंबर हमें देखने मिलता है जो आप क्लास 11th के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीजर तो दूसरा डेसिमल। अगर इंटीजर्स की बात करें तो वो भी दो पार्ट के अंदर है, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव को हम वोल नंबर के नाम से भी जानते हैं। वोल नंबर में अगर जीरो को अलग कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं बाकी जो बचे वो नेचुरल नंबर्स। और दूसरी तरफ जो डेसिमल है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के अंदर। अगर वो कोई फ्रैक्शन और कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर कोई डेसिमल के अंदर नंबर है और वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा या रिपीटिंग चल रहा है या फिर नॉन रिपीटिंग चल रहा है लेकिन कंटिन्यू है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर काउंट करते हैं। जो नॉन रिपीटिंग अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक तो रिपीटिंग तो दूसरा नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग है वो एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो एक ही डिजिट को रिपीट करता रहता है, या फिर डबल डिजिट में रिपीट होता रहता है, या फिर ट्रिपल डिजिट में रिपीट होता रहता है। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। इंटीजर्स को अगर मैं ओड और इवन में क्लासीफाई करूँ तो जो नंबर 2, 4, 6, 8 इनसे अलग रह गए वो सारे ओड हैं, और जो 2, 4, 6, 8 इवन नंबर काउंट किए जाते हैं। और जो रियल नंबर है उसको रेशनल और इरेशनल में भी क्लासीफाई किया जा सकता है। रेशनल एक ऐसी फ्रैक्शन जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर एक नंबर को पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा रेशनल नंबर होता है। इसके अंदर हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों को ऐड कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल नंबर जो पूरा टर्मिनेट हो चुका है। अगर हम एग्जाम्पल बात हो 0.15 यानी 3/20। या फिर रिपीटिंग एक ऐसा नंबर जो लगातार एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है डेसिमल के अंदर लेकिन फिर भी वो एक फ्रैक्शन के अंदर है, जैसे 3/9। और इरेशन नंबर एक ऐसा नंबर जो टी बटे क्या फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसके अंदर हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे √3, √7 यानी जो प्राइम नंबर उनका अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते, कंप्लीट फ्रैक्शन में नहीं आता, वो रिपीट होता रहता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो इसलिए वो इरेशनल नंबर के अंदर आता है। अब हम बात करें जो पाई है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 नहीं है, उसकी वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल कौन से थे? जो जीरो के अलावा जो बाकी बच गए थे। अच्छा, इसके अंदर आ जाते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक तो वो खुद, दूसरा एक। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7। अगर इनके आप फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेंगे। और अगर आगे क्लासीफाई करें तो स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर आता है 2। और अगर पूछ ले 3 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर कौन से हैं तो वो हैं 3, 5, 7। और अगर देखा जाए सभी जितने भी प्राइम नंबर होंगे आपको 6 के प्लस या -1 की फॉर्म में ही मिलेंगे। अगर 1 से 25 तक काउंट करें तो 9 प्राइम नंबर मिलते हैं। 25 से 50 तक 6, 50 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर देखने को मिलते हैं। जो कंपोजिट नंबर है वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 या 2 से 2 तो होंगे नहीं, 2 से ज़्यादा ही मिलेंगे इसके फैक्टर्स, क्योंकि अगर सिर्फ 2 फैक्टर तो अपना प्राइम नंबर है। अब जैसे 4, 6, 8, 9 इन सभी का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 2 से ज़्यादा ही बनेंगे। और अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट तो है 4, और अगर स्मॉलेस्ट ओड पूछ ले तो फिर आंसर हो जाएगा 9। और एक को प्राइम नंबर होते हैं, एक ऐसे नंबर, दो नंबर होंगे जिनका अगर HCF 1 मिलता है तो वो को प्राइम नंबर होते हैं, हमेशा HCF LCM से छोटा ही होता है। अब आपके क्लास के अंदर जो अगला
है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस पर बेस आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसमें अगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब हमें HCF निकालना होता है 2 नंबर का तो हम यूक्लिड डिवीजन से कर सकते हैं। और इसमें जो A है वो हमेशा B से बड़ा होगा। तो आपको कैसे लिखना है स्टेप 1 में, A इजकल टू बी क्यू प्लस R। जो A है वो अपना डिविडेंड है यानी जो बड़ा नंबर था वो, और B जो डिवीजन जो छोटा नंबर था वो, और क्या हो क्वोशेंट यानी जिस पर आपने उसको मल्टीप्लाई करा, और R जो रिमाइंडर जो शेष बचा अपना। स्टेप सेकंड क्या रहेगा, अगर आपका जो ये R है ये 0 आ जाता है तो फिर जो B वैल्यू थी वही आपका HCF माना जाएगा। नहीं तो फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे जो B आया था और जो रिमाइंडर था उसके ऊपर। अब B बड़ा था आगे लिखा जाएगा और R रिमाइंडर था वो B की जगह पर लिख दिया जाएगा, और फिर से यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम 135 और 225 का HCF निकालते हैं तो देखिए 225 को लिख लीजिए आगे इक्वल टू 135 यानी जो B की वैल्यू थी इंटू में 1 जो क्या क्वोशेंट था, और प्लस में R रिमाइंडर है। आप देख सकते हैं कि जो R है वो 0 नहीं है, वो 90 है। तो इसलिए हम यूक्लिड लेमा को 135 जो B था और 90 जो R था उस पर अप्लाई कर देंगे। अब 135 आगे आ गया, 90 इंटू में 1 क्वोशेंट और प्लस में 45। आप फिर से देख सकते हैं R 0 नहीं आया, तो अब ये यूक्लिड लेमा फिर आगे अप्लाई हो जाएगा 90 पर और 45 पर। फिर हम आगे देखें तो 90 को लिख सकते हैं 45 इंटू में 2, और अब आप देख सकते हैं कि 0 रिमाइंडर आ चुका है, तो इसलिए अपना HCF 45 है। जैसे आप छोटी क्लास में करते थे तो उसमें क्या होता था कि 225 को अंदर लिख लेते थे, 135 को बाहर और डिवीजन करने के बाद जो आता था रिमाइंडर उसको फिर आगे अप्लाई कर देते थे जो 135 डिवीजन था उस पर। फिर जब तक ये 0 नहीं बनता तब तक हम इसका अप्लाई करते रहते थे और ये डिवीजन आगे चलता रहता था। जब अपना पूरी कट जाता था तो अपना वही HCF मान लिया जाता था। सेम यही यूक्लिड के अंदर भी है। फिर आपको बोला जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टर निकालिए। HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं आप। पहले उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, प्राइम नंबर होते हैं जो किसी की टेबल पर नहीं आते, तो प्राइम फैक्टर के अंदर जो आपको क्लासीफाई कर उनको कर लेंगे डिवाइड। तो फिर आपने देखना है जो जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका HCF वही नंबर मिल जाएगा। एक आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इजकल टू HCF इंटू में LCM। यानी जब आप 2 नंबर दिए होंगे उनका आपको HCF और LCM निकालने के लिए बोला जाता है। अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो HCF और LCM की मल्टीप्लाई के ही इक्वल होता है। फिर आपको 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा, या आपको जैसे आपको दे दिया फर्स्ट नंबर, फिर आपको दे दिया सेकेंड नंबर और बोल दिया अगर इसका LCM है कुछ ये नंबर है तो इसका HCF निकालो, तो आपको सिंपल उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके LCM से डिवाइड कर देना, या फिर अगर HCF LCM पूछता है तो फिर आपको इसको HCF से डिवाइड कर देना है। अच्छा, अंडरूट के अंदर अगर जैसे अंडरूट x है, मतलब कोई वैल्यू दे दी अंडरूट x, तो अगर वो x प्राइम नंबर है तो 99% चांस है कि वो क्या आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर वो x आपका कंपोजिट नंबर निकल कर आता है तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। फिर आपको पूछ लिया जाता है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक पी बटे क्या एक फ्रैक्शन होती है। आपको इसमें बस सिंपल इतना ध्यान रखना है, क्याऊ को इस तरह से लिख लीजिए कि वो 2 की m और 5 की n की फॉर्म में आ जाए। 2 की m 5 की n मतलब क्या है 2 इंटू 5 10, यानी 10 की पावर के अंदर आपको उसको कन्वर्ट कर देना है। अगर आप कन्वर्ट करने में हो गए कामयाब तो आपका जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाए। अगर वो फ्रैक्शन 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाई तो फिर आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर में आपके आते हैं एक फुल नंबर होता है, उसकी कुछ डिग्री पूछ लेता है, डिग्री पर दे देगा आपसे, पूछ ले क्या है ये। अगर डिग्री 0 है तो वो कॉन्स्टेंट नंबर है, और अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, जैसे ax प्लस बी। इसमें x की पावर 1 है तो इसलिए ये क्या है लीनियर नंबर है, लीनियर इक्वेशन है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर 2 मिले, 2 से ज़्यादा ना हो, कम वाले ही ना हो, कम हो या ना हो, बस 2 से ज़्यादा ना हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। फिर आपके आते हैं क्यूबिक जिसमें x की पावर 3 है, 3 से ज़्यादा ना हो, कम बेशक हो, जैसे ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। x की जो वैल्यू इक्वेशन को 0 बना दे वही उसका हम रूट मान लेते हैं, या फिर 0 हमसे बोला जाता है कि इसके शून्य के निकाल लो, इसके रूट निकालो, इसके 0 निकालो, तो वो नंबर होती है, वो नंबर जो x का जगह पर यूज़ कर दिया और उस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे तो उसका रूट है। फिर हमारे पास कुछ मेथड है कि रूट कैसे निकाला जाता है क्वाड्रेटिक का। तो पहला मेथड है आप उसको b को तोड़ लीजिए, उसके 2 फैक्टर बना लीजिए, और वो इस तरह से बनाना है कि अगर उसको जोड़ें
तो वो आती है बी की वैल्यू, जो बी आपकी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स में होती है। तो जो बी की वैल्यू उसका जोड़ होता है, इस तरह से तोड़ना है। और उसको मल्टीप्लाई करा तो ए और सी का मल्टीप्लाई है। जैसे एग्जांपल ले रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, तो आपने 2x को इस तरह से तोड़ना है कि अगर इसको जोड़ें उन दो टुकड़ों को तो माइनस का 2 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी माइनस का 8 आए। तो इस तरह के आपको टुकड़े अगर आसानी से मिल जाते हैं, आपको पता चलता है कि इसका तोड़ सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इसको सिर्फ तोड़ के, जैसे मैंने इसको तोड़ दिया माइनस 2x को, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा पहले दो पार्ट में से, और अंदर बचा x माइनस 4। सेम यही दूसरे में बचना चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा नंबर सोचना है जो उसमें से मैं बाहर निकाल भी लूँ और अंदर यही बच जाए। तो मैंने 2 निकाल लिया, तो बचा अंदर x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं x माइनस 4 दोबारा फिर कॉमन आ रहा है, और जो बाकी बच गया, एक पास बच रहा है x, तो दूसरी तरफ बच रहा है +2, तो इन दोनों को लिख लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि या तो x माइनस 4 0 है या फिर x प्लस 2 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। अगर x की वैल्यू 4 रखूँ तो भी ये इक्वेशन 0 बन जाएगी, अगर मैं x की जगह -2 रखूँ तो भी इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो फिर बी एक्स को इस तरह लिखना है कि जैसे जोड़ और मल्टीप्लाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा आपका तरीका आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट वाला, यानी डी निकालिए। आपका डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपकी डी की वैल्यू होती है। और इसको अल्फ़ा यानी पहला रूट वो कैसे निकालोगे, माइनस का बी लिखिए और प्लस में रूट डी, और डिवाइड में 2 है। प्लस करोगे तो पहला रूट आ जाएगा, अगर डी को माइनस लिख दिया तो दूसरा रूट आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने पहले 2 में पहले 6 ऐड करा है, फिर मैंने 6 को लेस कर दिया है, और वही 4 और -2 आपके रूट निकल कर आ जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इनका रिलेशन कैसे निकालते हैं। इनका रिलेशन यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रिलेशन कैसे निकलेगा, तो सम ऑफ रूट, जो इसके रूट अल्फा और बीटा आए थे, अगर उनको मैं जोड़ता हूँ तो माइनस का बी डिवाइड में एक इक्वल मिलेंगे 100%। अगर इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिलेगी सी बाई ए के इक्वल 100%। ऐसे ही अगर क्यूबिक में पूछ लें तो अल्फ़ा को बीटा को और गामा को जोड़ देंगे तो आएगा माइनस का बी बाई ए। अगर अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई गामा बीटा, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई और बीटा गामा की और गामा अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देते तो आता है सी बाई ए, उनका जोड़ के। और अगर अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आता है माइनस का डी बाई ए, ये इनका रिलेशन होता है। फिर एक डिवीजन एल्गोरिथम आपके अंदर जो है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्या एक्स और प्लस में, जो आपने सेम यूक्लिड में भी अप्लाई किया था। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, पहले तो इसको ऑर्डर में लिख लीजिए, चाहे वो पी एक्स हो चाहे वो जी एक्स हो। ऑर्डर में लिखने के बाद आपका काम क्या रहेगा, बड़ी पावर को सबसे आगे लिख लीजिए, ठीक है, और फिर उसको एलिमिनेट करते जाइए, और जब तक आपका रिमाइंडर उस डिविजन से छोटा ना हो तब तक ऐसे ही इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। जैसे आपने देखा 2x स्क्वायर है सबसे बड़ी पावर पी एक्स के अंदर, और क्या वो एक्स के जी एक्स के अंदर है एक्स, तो आप 2x स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और आपका पहले वाला एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपको दूसरे वाला एलिमिनेट करना है, देख सकते लास्ट में 3 एक्स से छोटा है ना, तो इसलिए ये जो है आपका आंसर यहीं तक ही रह जाएगा, क्योंकि 3 के साथ हमें कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, और अपना जो डिवीजर है उसके पास एक्स की वैल्यू है, तो ये इससे छोटा है। फिर अब आपको चलना है, कुछ आपको 2 इक्वेशन दे देता है, उसको आपको इस तरह से मानना है कि a1 x प्लस b1 y प्लस में c फर्स्ट लाइन की इक्वेशन होगी, ऐसे ही मानना फिर a2 x b2 y और c2, इसे सेकेंड लाइन होगी। फिर अगर आपको ऐसा मिलता है कि a1 बाई a2 को डिवाइड करने पर और b1 बाई b2 डिवाइड करने पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो आपको 100% ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगे, और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक एक, बस एक से अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर अगर आपने देखा a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के भी इक्वल आ रहा है, तो ये आपको कॉन्सिडेंट लाइन मिलेंगी, यानी ओवरलैप करेंगी ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे ओवरलैप कर रही हैं तो सिंपल सी बात है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर हम देख लेते हैं, अगर आपको a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल मिल रहा है, लेकिन c1 बाई c2 आपको इक्वल नहीं मिल रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है पैरेलल लाइन होंगी और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर उसके बाद में अब आगे देख लेते हैं हाउ टू फाइंड आउट x और y की वैल्यूज़।
कैसे? दो इक्वेशन होंगी। पहला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको ऐसा करना है, इसको किसी भी वैल्यू, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए एक इक्वेशन में से, या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू आपको जैसे इसमें मिली 14 माइनस वाई, तो आपको इसको उस इक्वेशन में नहीं पुट करना, आपको इसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, ताकि आपका सोल्यूशन मिल जाए y की वैल्यू का। क्योंकि अगर उसी में पुट कर दिया तो आपकी जो है जीरो बन जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू अगर ये रख दी तो ये जीरो बन जाती है। तो इसलिए आपको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करके आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू y की है या फिर दूसरी इक्वेशन वो है, और फिर आप उसको थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, यानी x की और y की वैल्यू ऐसे निकालनी। दूसरा आपका मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है कि या तो एक्स की वैल्यू इक्वल कर लीजिए दोनों इक्वेशन में, या फिर वाई की। जब आप दोनों में इक्वल कर लेते हैं, सिर्फ एक की करनी है, होगी भी एक की ही क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। जब एक की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं तो आपको या तो ऐड कर ले लिया या लेस कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये तो वाई की वैल्यू क्या है या फिर एक्स की वैल्यू, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तीसरा मेथड है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड में a1b2 माइनस a2b1। ऐसे ही y की वैल्यू कैसे निकालोगे? c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड में a1b2 और a2b1 को माइनस कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपको पहले a1 a2 b1 b2 ये वैल्यू फाइंड आउट करके, और जब आप फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको सेम वही वैल्यू देखने को मिलेंगी। फिर आपका कुछ डिस्टेंस बेस टाइम बेस क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके अंदर। तो इसमें क्या है, अगर स्पीड, अगर मैं बोलूँ कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो उसका अगर मैंने मान लिया x, तो ऐसे ही अगर मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी जो धारा है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी मान ली मैंने y है। फिर अगर आप इनकी अप स्पीड, अप स्ट्रीम का देखेंगे, अगर आप धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड माइनस होगी ना, तो इसलिए x माइनस वाई आपकी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर स्पीड जो आपकी अप स्ट्रीम की है। और डाउन स्ट्रीम में आप धारा के साथ ही चल रहे हैं तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, यानी x प्लस वाई कर दीजिए। फिर आपका एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस निकालना तो टाइम को और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिस्टेंस आ जाता है। फ्रैक्शन में x और y, x क्या होता है न्यूमरेटर होता है और y क्या डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a। ऐसे रेक्टेंगल, तो a और b को मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया, और 2 इंटू एल प्लस बी या फिर a प्लस बी आपका पेरीमीटर। फिर है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट कैसे निकालोगे? एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आपको पता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो d की वैल्यू थी डिवाइड में 2a कर दीजिए। फिर आपको एक चीज़ आ जाती है कि अगर इस d की ही वैल्यू, जी से d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो आपके 100% दो रूट होंगे और वो भी दोनों रियल होंगे। ऐसी अगर d की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई तो फिर आपके 100% दोनों रूट जीरो, दोनों रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो आपके 100% रियल रूट नहीं आएंगे, वो दोनों नेगेटिव होंगे। फिर उसके बाद कर लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी था जिससे हम रूट निकाल सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, पहले तो एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए। सबसे आसान तरीका क्या है, एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट जो होता है वो 1 बना लिया। मतलब अगर 2 था एक्स के साथ में तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए सारी इक्वेशन को, तो आपका एक्स का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि जो 2x का, जो x का कोफिशिएंट था, पहले हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करा था, अब है x का कोफिशिएंट, उसका आधा कर दीजिए। x का कोफिशिएंट जैसे इसमें क्या था 2 था, उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और उसी के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। क्या करा मैंने, उसी के स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो आपको देखने को मिल गया कि एक तो बन गया आपका कंप्लीट स्क्वायर, और एक तरफ आपकी वैल्यू आ गई जिसका आप अंडर रूट निकाल सकते हैं। फिर जब आप उसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की -1 की वैल्यू या तो प्लस का 3 या फिर माइनस का 3। अगर प्लस का 3 है तो उसका रूट है 4, अगर माइनस का 3 है उसका रूट है माइनस का 2। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है, a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab है तो उसका बाद आपको पता चल जाए कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी पासिंग टेस्ट में। उसमें आपको देखने मिलती है कि एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें लगातार डी के डिफरेंस से वो सीरीज या तो कम हो रही है लगातार, या फिर
घट रही है। अब आपको देखना है कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म, और जो डी है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, और जो ए एन है वो nth टर्म है। nth टर्म जो भी आपसे टर्म बोलेगा या फिर लास्ट टर्म वो आपकी ए एन है। अच्छा, जो एन की वैल्यू निकालनी तो उसका फॉर्मूला होता है सीधा डायरेक्ट ए एन, जो लास्ट टर्म थी उसमें से ए को घटा दो, डी से डिवाइड कर दो और प्लस में 1 कर दो। और डी क्या होता है, चाहे आप A2 में से A1 घटाइए या A3 में से A2, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है ये। ऐसे फिर आपको सम पूछ लेता है तो सम क्या हो सकता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अगर a को इससे अलग कर देते तो ये बन जाता है a प्लस l। फिर आपको पता चलना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट कौन सा होता है और सिमिलर कौन सा होता है। दो शेप होंगी, अगर उनकी शेप सेम है और साइज भी सेम है तो वो है कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों फिगर की शेप तो है सेम, जैसे ट्राइंगल है तो दूसरा ट्राइंगल, सर्कल है दूसरा सर्कल, लेकिन उनका साइज अलग अलग है, तो वो आपका आ जाता है सिमिलर के अंदर। अब एक लाइन है, पैरेलल है, वन साइड, एक साइड के तो पैरेलल है और दो पॉइंटों पर काट रही है दो लाइनों को, अदर दो को, तो वो 100% जो है उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी दोनों लाइनों को। अगर यहाँ बात करें ए बी सी के अंदर, तो जो ए डी और बी डी का रेशो है वही मिलेगा ए सी का, ए ई का और सी ई का, और वही मिलेगा ए बी बाई ए सी का, ऐसे ही डी ई बाई बी सी का। अगर आपको दो फिगर दे रखी है तो अगर उनका एरिया जिस रेशो में होगा उस रेशो में उसकी साइड का रेशो का स्क्वायर, उसकी साइडों के रेशो का स्क्वायर कर दीजिए, वही सेम रेशो बनेगा उनके एरिया का। फिर आप क्या है जो मैथ में है वो है बुद्धियान थ्योरम। आपने ऐसे इसका नाम सुना, ये है बुद्धियान थ्योरम या फिर पाइथागोरस। आपको ज़्यादातर पाइथागोरस का ही पता होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, जो एच का स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इक्वल होती है, यानी एक लंबी साइड जो कर्ण होती है, एच होती है हाइपोटेनस, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यहाँ से अगर एच की वैल्यू निकालो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो एच की वैल्यू निकल जाएगी। एक CPCT दिखते हैं, अब उसका मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी कुछ क्राइटेरिया थे, वो कौन कौन से थे, ट्रिपल ए है तो मतलब एंगल एंगल एंगल, फिर ASA एंगल साइड एंगल, फिर SAS साइड एंगल साइड, फिर SSS साइड साइड साइड, फिर RHS राइट हाइपो और साइड। राइट हाइपो साइड मतलब एक तो मिलेगा राइट एंगल, एक मिलेगी हाइपोटेनस और एक होगी साइड। अगर ये सेम रेशो में या फिर इक्वल है तो आपकी ये क्राइटेरिया लगेगा। फिर आपका 7th चैप्टर, उसमें आपका आता है डिस्टेंस फार्मूला। इसमें अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालते तो उसका फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आपको पूछ लेता है कोलिनियर क्या होता है, तो अगर मैं मानूँ ए और बी उसके बीच में एक पॉइंट है सी, तो अगर ए सी का डिस्टेंस निकालता हूँ और सी बी का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो अगर इनको जोड़ देंगे तो ए सी का डिस्टेंस का इक्वल आ जाएगा। अगर ये आ रहा है तो ये कोलिनियर है, नहीं तो ये कोलिनियर नहीं। ऐसे इक्वी डिस्टेंस मतलब ये सी इस दूरी पर, इस जगह पर बैठा है कि जहाँ से ए सी का और बी सी का डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी बीच में बैठा मध्य बिंदु है। अगर आपको बोल रहा है कि वो एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस है तो आपको वाई की वैल्यू को 0 कर देंगे, यानी सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स और 0। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस से तो एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 वाई। फिर आपका है सेक्शन फार्मूला, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा m1। सेक्शन फार्मूला मतलब एक ऐसा रेशो हो जाती है जिसमें आप सी, जो सी बिंदु दो इस पूरी लाइन को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो अगर m1 लिख रहे हैं तो x2 और m2 लिख रहे हैं तो x1, दोनों को जोड़ दीजिए और m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए। सेम ऐसे ही y की वैल्यू जब निकालते तो अगर m1 है तो y2 लिखिए, m2 है तो y1 लिखिए और m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए। m1 प्लस m2 के रेशो को हम लिख सकते हैं m/n या फिर k/1। अगर लाइन को n पार्ट में बांटा जा रहा है, एक लाइन है उसको n पार्ट में बांटा है तो लाइन सेगमेंट तो सेम वही हो जाएंगे, लेकिन जो लाइन के बीच में नंबर लिखे पॉइंट बनाने हैं ना, तो वो दो, एक उसमें से एक माइनस कर दीजिए। जैसे आपने इसमें देखा एक ए बी थी लाइन, उसको मैंने दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करा है तो आपके बीच में पॉइंट देख सकते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट आया है, ये इस लाइन का मतलब है। फिर आपका जाता है कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो वो कैसे निकालते हैं, अगर 3 कोऑर्डिनेट है तो एक को मान लीजिए x1 y1, फिर x2 y2, फिर y3 x3 y3, तो इसका एरिया का फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट के अंदर 123 231 312। मतलब क्या है x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3
प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता चल जाएगा, बोल देगा कि 3 पॉइंट है भाई और एक कोलिनियर है, तो क्या इसका कुछ एरिया निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इस फॉर्मूले को 0 की रख लीजिए, तो आप मिसिंग नंबर निकाल सकते हैं। फिर एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, जो जिससे आप ट्राइगोनोमेट्री कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको अपने हाथ पर अंगूठे को 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, मतलब उंगलियों के ऊपर इस तरह से आपको साइन एज्यूम करना है कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। फिर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है L/L/4 ये इसका अंडर रूट, मतलब जब साइन की वैल्यू निकालिए तो L/4, कोस की निकालने तो R/4 और tan की निकाले तो 4/L। सेम इसी का उल्टा अपोजिट हो जाएगा और इनका रूट आउट कर दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा कि कोस 60 वाली निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या था 4/L। L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट। तो इसके अपनी उंगली पर देखिए, आपने 60 कहाँ पर माना है, तो आपने चौथी उंगली को 60 माना है। तो उसके लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में कितनी उंगलियां 3 है और ऊपर कितना लिखना 4, तो 4 का तो हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा √3, तो 2/√3 आपकी वैल्यू है। फिर आपका एक फॉर्मूला है, साइन को अगर 90 में, साइन का एक एंगल को अगर 90 में से घटा दिया जाए तो वो कोस ही बन जाता है। ऐसे ही कोस के एंगल को 90 में से घटा देंगे तो साइन है। सेम ऐसे ही tan के को तो कोट है, फिर कोट को tan में बदल सकते हैं, फिर साइन को सीकेंड को कोसेक में और कोसेक को सीकेंड में। जो साइन है वो 1/कोसेक इक्वल होता है, कोस है 1/सीकेंड की इक्वल होता है और tan 1/कोट की इक्वल होता है। और कोट जो tan है उसका दूसरा फॉर्मूला भी है, अगर साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू ही आ जाती है। फिर एक फॉर्मूला है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन को एक तरफ रख लूँ तो दूसरा फॉर्मूला बन जाए साइन स्क्वेयर ए इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। फिर अगर कोस स्क्वेयर ए को रखता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। और अगर इनकी इक्वल, अगर इनकी सिर्फ वैल्यू पूछ ले, स्क्वेयर ना पूछे, तो जैसे साइन की वैल्यू पूछ ली साइन ए, तो आप उसको सिर्फ अनरूट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 प्लस tan स्क्वेयर ए दूसरा फॉर्मूला है, तो ये सीकेंड स्क्वेयर ए के लिए होता है। सेम इसी तरह से इसके 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। ऐसे ही कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 तो कोसेक स्क्वेयर ए के इक्वल होता है, और वही 3 फॉर्मूले इसके बन जाएंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है PBH पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, या फिर पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हर वाला, ऐसे किसी भी तरह से उसको याद कर लीजिए। अगर आपको P/H लिखना है तो वो साइड की वैल्यू है, B/H लिख रहे हैं तो कोस की है, और tan की वैल्यू है P/B, मतलब P क्या है परपेंडिकुलर, B क्या है बेस और H क्या है हाइपोटेनस। फिर अगर 9th चैप्टर का है एक, जो नीचे से अगर आप देख रहे हो वैल्यूएशन होता है और ऊपर से नीचे तो डिप्रेशन एंगल होता है। अगर आपको दो साइड दिख रही है और वो एक एक है तो तीसरी साइड 100% √2 मिलेगी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर आपको P की वैल्यू 1 दिख रही है और B की वैल्यू दिख रही है √3 तो आपकी H 100% 2 मिलेगी। सेम इसी तरह से जब एंगल 60 का हो जाएगा तो आपकी क्या वैल्यू होगी, बेस होगा 1, परपेंडिकुलर होगा 3, √3 और ये H हो जाएगी √2। अच्छा, 10th चैप्टर के अंदर आपका एक सर्कल को क्लासीफाई करना है। सर्कल के अंदर अगर 2 पॉइंट पे टच कर रही है एक लाइन तो वो कोड है यानी जीवा, लेकिन वो 2 पॉइंट पे टच कर लेकिन ग्रेटेस्ट है सबसे लंबी कोड तो वो क्या हो जाएगी, वो डायमीटर हो जाएगी, और डायमीटर का आधा रेडियस होता है। फिर एक सीकेंड क्या होती है, फिर एक सीकेंड कोड की तरह ही होती है, लेकिन कोड तो क्या होती है उसके ऊपर ही उसके पॉइंट होते हैं, लेकिन इसके कोई पॉइंट नहीं होते, ये उसको आगे उसके जो है इंटरसेक्ट कर कर और सर्कल से बाहर निकल जाती है दोनों तरफ, तो ये सीकेंड है। फिर एक ऐसी ही होती है सर्कल से बार बार निकल जाती है लेकिन वो एक पॉइंट पर टच करती है तो वो आपकी टेंजेंट होती है यानी स्पर्श रेखा होती है। जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट टच करती है तो वो स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। पैरेलल टेंजेंट, अगर आपको ये ध्यान रखना कि पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, तो सिर्फ 2 ही हो सकती है, और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकाली जा सकती है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट पर काट रही है तो वो सीकेंट है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अगर सर्कल पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं तो वो सिर्फ 2 टेंजेंट हो सकती है और दोनों इक्वल होंगे। फिर उसके बाद में है एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर अब हाँ 11th चैप्टर के अंदर आपको एक लाइन सेगमेंट दे देगा, उसको बोल देगा कि हिस्सों में डिवाइड करिए, तो आपको जो पहले दे रखा नंबर जैसे 5/8 है तो नीचे एक कर लीजिए 5 पार्ट और बी के कर लीजिए, मतलब एक लाइन खींच के, और बी वाली कर लीजिए 8 पार्ट। फिर उस 5 को 8 से मिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस लाइन को 5/8 पर डिवाइड कर रहा है।
फिर आपको बोला स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर के अंदर डिवाइड इसको बनाए, सर्कल बनाइए या फिर जो है आपका ट्रायंगल बनाइए। तो आपको ये देखना है वो फ्रैक्शन किस तरह की है। पी बटे क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। अगर क्याऊ की वैल्यू पी से जो है, या क्याऊ की वैल्यू पी से बड़ी दिख रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें देखिए 3/4 में क्या की वैल्यू पी से बड़ी है, तो आपकी जो ट्राइंगल है वो अंदर ही बनेगी। अगर इसका उल्टा हो जाता है तो ट्राइंगल बाहर बनती। फिर आपका 12th चैप्टर के अंदर आ जाता है, एक सर्कल को डिवाइड कर देता है। अगर सीधी सिर्फ कोड है तो वो उसको डिवाइड कर रही है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के। लेकिन अगर वो दो रेडियस के बीच का एरिया है तो वो आपको माइनर और मेजर सेक्टर के अंदर डिवाइड कर रही है। फिर आपको पूछ लेता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये किसका पार्ट है, एरिया का पार्ट है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा, जो एंगल होगा उसके अंदर थीटा बटे 360 πr²। ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क, आर्क जो है सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो इसलिए हो जाएगा थीटा बटे 360 2πr, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 2πr। फिर आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट जो कोड ने डिवाइड करा था तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए और माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे सेक्टर, तो आपको पता चलेगा सेक्टर गया थीटा बटे 360 πr²। लेकिन इसमें क्या करोगे, तो इसमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर राइट एंगल दिख रही है तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दीजिए। अगर इक्विलेटरल एंगल दिख रही है तो फिर आपको कर देना √3/4 और साइड का स्क्वेयर। लेकिन अगर स्केल है ना उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, या फिर किसी भी तरह की ट्राइंगल हो, तो आप कर लेना पहले एस निकालिए, a + b + c/2, ये हीरोन फार्मूला होता है। और फिर एरिया कैसे निकालेंगे, अंडरूट के अंदर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फिर जो हावर हैंड होती है, आवर हैंड है, वो हमेशा 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का। लेकिन जो सेकंड हैंड है वो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही 30 डिग्री का एंगल बना देती है। फिर क्यूब, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं। क्यूब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 4 तरफ का, तो वो जगह 4a²। टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट तो 6a²। और वॉल्यूम साइड का क्यूब डायगोनल पूछ लें तो वह √3 है। ऐसे ही घनाभ के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर CSA कवर्ड सरफेस एरिया यानी 4 दीवारी एरिया बोलते हैं इसको, तो 2 × l + b पैरामीटर होता है ना, और इंटू मैच कर दीजिए, आपका क्यूबॉइड का CSA आ जाए। ऐसे TSA तो 2 × LB + BH + HL, यानी ऊपर और नीचे वाली साइड भी कवर है। वॉल्यूम L, B और H तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाए डायगोनल। अंडरूट लेना है किसका, L² का, B² का और H² को जोड़कर। फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर आपको क्या देखना है, कवर्ड सरफेस का 2πr पैरीमीटर हो गया एक सर्कल का, और H से मल्टीप्लाई कर दीजिए, CSA आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर और नीचे वाली साइड और सरफेस और इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे तो आ जाएगा TSA 2πr इंटू में r + h। फिर वॉल्यूम कैसे निकालें, πr²h। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो कोन है, एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन होते हैं, तो इसलिए जिसकी वॉल्यूम है सीधी आप 1/3 कर दीजिए πr²h का, तो आपकी कोन की आ जाएगी। इसका CSA होता है πrl, इसका TSA होता है πr इंटू में r + l। और ये l सिलेंडर हाइट, ये कैसे निकालते हैं, r² में h² को जोड़कर अंडरूट कर दीजिए, यानी ये पाइथागोरस बन गई एक तरह से। फिर स्फेयर, एक गोला, उसके अंदर TSA और CSA कोई फर्क नहीं होता, दोनों का फॉर्मूला होता है 4πr²। और वॉल्यूम 4/3 πr³ हेमिस्फेयर इसका आधा, तो ऐसे ही वॉल्यूम का भी आधा कर दीजिए तो 2/3 πr³। लेकिन इसके CSA और TSA में फ़र्क है, जब CSA निकालते हैं तो सिर्फ बार यानी 2πr²। लेकिन जब TSA निकालते हैं तो इसके अंदर ऊपर वाला सरफेस भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है 3πr²। फिर फर्स्ट चिन्हक, उसके अंदर TSA क्या हो जाता है πl इंटू में r प्लस कैपिटल R, यानी 2 R होंगे, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, और उसमें ऐड कर दीजिए पाई इंटू में r² प्लस r², यानी छोटी r और बड़ी r का। और अगर इस r² और r वाला पाई के साथ मल्टीप्लाई इसको अलग कर दीजिए तो आपका CSA 4 दीवारी का आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 1/3 πh इंटू में r² r1 का स्क्वेयर प्लस r2 या फिर कैपिटल R का स्क्वेयर और r1 इंटू में r2 जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद में 14 चैप्टर है, उसमें मीन मिलियन मोड। इसमें मीन का मतलब क्या है, एवरेज। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, इसमें यानी x बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ऐसे ही एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें एज्यूम्ड मीन जो हमने ए मानना है एज्यूम, उसमें ऐड कर देना है समेशन ऑफ fi di क्या है xi जो आपने मानना था, xi जो आपकी वैल्यू थी उसमें से एज्यूम मीन माइनस करते रहिए और di आ जाएगा, तो fi di डिवाइड में fi। ऐसे ही स्टेप डेविएशन भी, उसमें ए भी है और प्लस में समेशन ऑफ fi ui बाय में fi और इंटू में h। ये ui क्या है, ये है आपका xi माइनस a जो मीन था, और डिवाइड में क्या कर देना आपको, h कर देना है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है मीडियन का, उसमें आपको क्या देना है, से नोट करते हैं l प्लस l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस CF क्या है, ये है आपकी
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास उससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और डिवाइड में एफ से कर देना, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इनटू में एच कर देना, एच क्या है फिर क्लास ऑफ का साइज। फिर आपका है मोड, मोड क्या हो जाता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल होगी प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो और डिवाइड करना है 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2, F2 क्या फिर F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग यानी उससे अगले वाली मॉडल क्लास, और इंटू में कर दीजिए एच यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और मॉडल क्लास कैसे, मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा, मॉडल क्लास पता चलेगा क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर आपका 15 चैप्टर लास्ट चैप्टर, उसमें आपका प्रोबेबिलिटी वो कैसे निकालते हैं, अगर किसी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो आपको ये सिंपल ये करना है फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम, और इसका जो पॉसिबिलिटी वो हमेशा जीरो रेख के बीच में लाई करती है। अब एक फॉर्मूला याद रखना PE प्लस PE के ऊपर बार, यानी एक तो है नॉट E ना आने की और एक E आने की, और इन दोनों को जोड़ते तो एक के इक्वल आता है। श्योर इवेंट कौन सा होता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो एक के इक्वल होती है, उसका कोई है ही नहीं, यानी ऐसा ना होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और दूसरा इम्पॉसिबल जिसकी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसकी वैल्यू जीरो। जैसे एग्जांपल है 5 वाइट हैं 2 रेड हैं 3 ब्लैक हैं, इनमें से एक बार निकालनी है, तो अगर पूछ लिया रेड की पॉसिबिलिटी है तो फेवरेबल है कितनी आउटकम, फेवरेबल है जी 2, टोटल कितनी है तीनों को जोड़ दीजिए 5 2 और 3 को तो 10 है, तो 2/10 1/5। ऐसे अगर नोट ब्लैक पूछ ले तो फिर ब्लैक का छोड़ के बाकी को जोड़ दीजिए, फेवरेबल वो जी 5 + 2 फेवरेबल होगी डिवाइड में टोटल तो 7/10 हो गया। अगर ब्लैक की पूछ रहे तो फेवरेबल कितनी थी 3, टोटल कितनी 10, या फिर मैंने बताया था ना 1 में से माइनस कर दीजिए, तो नोट ब्लैक कितनी थी 7/10, 1 में से माइनस कर देंगे तो 3/10। और इस तरह के आपके सारे फॉर्मूले इसके अंदर कवर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।